आदाब नमस्कार। मैं हूं आबिद हुसैन, टीजीटी कॉमर्स एसएस हाई स्कूल किस्को लोहरदगा। प्रिय छात्रों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि वाणिज्य से संबंधित जो भी वीडियो आए उसे आप देख सकें और समझ सकें। वाणिज्य बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व, कक्षा 9, अध्याय 8। डेबिट तथा क्रेडिट के नियम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम चर्चा करेंगे डेबिट तथा क्रेडिट करने के नियम के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या है। तो लेखांकन वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं का लेखा करने, वर्गीकरण करने, सारांश बनाने एवं परिणामों से निष्कर्ष निकालने की कला है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेन देनों का लेखा करने के लिए एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। अतः इस अध्याय में हम डेबिट तथा क्रेडिट के नियमों की विवेचना करेंगे, परंतु डेबिट तथा क्रेडिट के नियमों की विवेचना के पूर्व खाता तथा खातों के वर्गीकरण पर चर्चा करना आवश्यक है ताकि हम डेबिट तथा क्रेडिट के नियमों को सरलतापूर्वक समझ सकें। अब हम बात करते हैं खाता, यानी अंग्रेजी में उसे हम अकाउंट कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा वस्तु से संबंध रखने वाले सभी व्यावसायिक लेन देनों का एक स्थान पर संक्षिप्त और व्यवस्थित अभिलेख खाता कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति या संस्था या वस्तु से संबंध रखने वाले जो भी लेन देन है, ठीक है, उसको एक व्यक्ति या एक वस्तु से संबंध रखने वाले सारे ट्रांजैक्शन को एक स्थान पर लिखना ही क्या कहलाता है? खाता, यानी अकाउंट कहलाता है। उदाहरण जैसे राम से संबंधित सभी लेन देनों को राम के खाते में संक्षेप में लिखा जाएगा और रोकड़ से संबंधित सभी लेन देनों को रोकड़ खाता में एक स्थान पर लिखा जाएगा आदि। अकाउंट को संक्षिप्त रूप में A/C लिखने का प्रचलन है और प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। बाईं ओर वाले भाग को डेबिट पक्ष और दाईं ओर यानी कि राइट साइड वाले भाग को क्रेडिट पक्ष कहा जाता है। साधारणतः खाता अंग्रेजी भाषा के टी फॉर्म में होता है। जिस तरह से अंग्रेजी का टी लेटर होता है, अक्षर होता है, उसी तरह से खाते का प्रारूप होता है। अब खातों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक परंपरागत वर्गीकरण यानी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आधुनिक वर्गीकरण यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। परंपरागत वर्गीकरण परंपरागत आधार पर खातों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पहला है व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा है अव्यक्तिगत खाते यानी इम्पर्सनल अकाउंट्स। व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं? तो व्यक्तियों, फर्मों, निगमों, संस्थाओं, बैंकों, कंपनियों आदि से संबंध रखने वाले व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे संजीव का खाता, फैंसी वस्त्रालय का खाता, राज एंड ब्रदर्स का खाता, बैंक ऑफ इंडिया का खाता, रिलायंस कंपनी का खाता, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का खाता आदि। व्यक्ति, पाने वाले तथा देने वाले व्यक्तियों के खाते व्यक्तिगत खाते होते हैं। अव्यक्तिगत खाते के प्रकार या भेद। तो व्यक्तिगत खाते मूलतः तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। तो ऐसे खाते जो मानवीय व्यवहारों से संबंधित हैं, यानी कि ऐसा खाता जो मनुष्य से संबंधित है, जैसे राम, पीटर, आलोक, सीता, गीता, जो मनुष्य से संबंधित है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक, जिसे ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, उसके खाते को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता यानी आर्टिफिशियल। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कृत्रिम है, इसको बनाया गया है, ये क्या है? प्राकृतिक नहीं है, इसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो जैसे कंपनियों के खाते, बैंक खाता, बीमा कंपनी के खाते, किसी संस्था के खाते, फर्म के खाते, सरकार के खाते आदि कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, ईश्वर के द्वारा
नहीं किया गया है, ये इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तीसरा है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। उदाहरण जैसे पूंजी खाता ये स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। आहरण खाता अद्यत मजदूरी किसी लेनदार का प्रतिनिधित्व करता है। अद्यत वेतन, ठीक है, ये भी हमारे लेनदार का, हमारे पास जो बकाया रह गया है किसी कर्मचारी का, उसका प्रतिनिधित्व करता है। पूर्वदत्त व्यय, मैंने जैसे किसी को पूर्व में ही व्यय का भुगतान कर दिया, ये हमारे लेनदार का प्रतिनिधित्व करता है आदि। अव्यक्तिगत खाता यानी इम्पर्सनल अकाउंट। तो व्यक्तिगत खातों को छोड़कर अन्य सभी खाते अव्यक्तिगत खातों की श्रेणी में आते हैं। यानी जो खाते व्यक्तिगत नहीं है, ना ही वो प्राकृतिक है, ना हो कृत्रिम है और ना ही वो प्रतिनिधि है, तो ऐसे खातों को हम लोग क्या कहेंगे? अव्यक्तिगत खाता। और यह भी दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट्स, ऐसे खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित हो, या तो वो वस्तु हो या संपत्ति हो या फिर अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक खाता कहेंगे। जैसे माल, फर्नीचर, नकद, मशीन, भवन, ख्याति, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि का खाता। अवास्तविक खाते भी दो प्रकार के होते हैं। एक मूर्त वास्तविक खाता इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स और दूसरा है अमूर्त वास्तविक खाता इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मूर्त के माने होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, और अमूर्त वह होता है जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं लेकिन उसका मौद्रिक मूल्य होता है, जैसे ख्याति, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि। अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स। तो अवास्तविक खाते को नाम मात्र या आय व्यय खाता भी कहा जाता है। ये खाते व्यापार के व्ययों एवं आयों अथवा लाभ हानि से संबंध रखते हैं। अवास्तविक खातों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इनका कोई रूप या आकार नहीं होता है। ऐसे खाते केवल नाम मात्र के होते हैं या बनावटी होते हैं। इन खातों को अस्थायी एंड टेम्पोररी अकाउंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि लेखांकन वर्ष के अंत में इन खातों को व्यापार एवं लाभ हानि खाता में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। जैसे वेतन, कमीशन, बट्टा, आंतरिक भाड़ा, मजदूरी, ब्याज, अप्राप्त ऋण, कमीशन, प्राप्त बट्टा आदि। नोट: यदि अवास्तविक खातों में उपसर्ग या प्रत्यय यानी सफिक्स और प्रफिक्स जुड़ जाए तो वह व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व खाता हो जाता है। जैसे कि कोई भी ऐसा व्यय है या आय है, उसमें अगर हम सफिक्स यानी कि उस शब्द से पहले कोई ऐसा वर्ड लगा दे रहे हैं या उस शब्द के कोई बाद लगा दे रहे हैं, तो फिर ये नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में ये कन्वर्ट हो जाता है। वो पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में फिर वो आ जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस आदि। आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आधुनिक दृष्टिकोण या लेखांकन समीकरण अथवा अमेरिकन पद्धति के अनुसार खाते 5 प्रकार के होते हैं: संपत्ति खाता, दायित्व खाता, पूंजी खाता, व्यय या हानि खाता और आगम आय खाता। डेबिट तथा क्रेडिट का अर्थ। डेबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डेबिटम से हुई है, जिसका अर्थ है उनसे दे, यानी कि व्यवसाय को किसी दूसरे से धन वसूलना रहता है, उसे रकम की उगाही करनी होती है। ठीक है। डेबिट शब्द का संबंध अंग्रेजी के डेबिटर से है, इसका संक्षिप्त रूप DR है। क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्रेडिट से हुई है, जिसका अर्थ है उनको दे, यानी कि ऐसा रकम, ऐसी राशि जो व्यवसाय के ऊपर क्या है कि देनदारी है, वो किसी को देना है, वो क्या कहेंगे? व्यापार के लेनदार कहे जाएंगे। क्रेडिट शब्द का संबंध अंग्रेजी के क्रेडिटर से हुई है, जिसका संक्षिप्त रूप CR है। डेबिट तथा क्रेडिट करने के नियम। तो परंपरागत या अंग्रेजी पद्धति के अनुसार डेबिट तथा क्रेडिट के नियम, जिन्हें दोहरा लेखा प्रणाली का गोल्डन रूल्स यानी इसकी सुनहरे नियम भी कहा जाता है, निम्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत खाते के नियम में है। तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। अगर व्यवसाय का कोई लेन देन हो रहा है तो उसमें जो भी
व्यक्ति पाने वाला होगा उसको डेबिट किया जाएगा और देने वाले को क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा है वास्तविक खाते के नियम, यानी व्यवसाय में जो वस्तु या संपत्ति आती है उसको डेबिट किया जाएगा और जो वस्तु या संपत्ति व्यवसाय से चली जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। नाम मात्र या अवास्तविक खाते के नियम, तो समस्त व्ययों व हानियों को डेबिट किया जाएगा और समस्त आयों व लाभ को क्रेडिट किया जाएगा। आधुनिक पद्धति या लेखांकन समीकरण या अमेरिकन पद्धति के अनुसार डेबिट एवं क्रेडिट के नियम। संपत्ति खाते के लिए नियम है कि संपत्ति की राशि में वृद्धि या बढ़ोतरी होने पर उसे डेबिट किया जाता है और संपत्ति की राशि में कमी होने पर उसे क्रेडिट किया जाता है। दायित्व खाते के लिए कि दायित्व की राशि में कमी होने पर उसे डेबिट किया जाएगा और दायित्व की राशि में वृद्धि होने पर उसे क्रेडिट किया जाएगा। पूंजी खाता के लिए नियम है कि पूंजी में कमी के लिए पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है, क्योंकि पूंजी व्यावसायिक फर्म के लिए क्या है, आंतरिक दायित्व है और उसे घटाने के लिए डेबिट किया जाएगा और पूंजी में वृद्धि के लिए पूंजी खाता को क्रेडिट किया जाएगा। व्ययों अथवा हानियों के लिए व्ययों और हानियों में वृद्धि होने पर डेबिट करें और व्ययों एवं हानियों में कमी होने पर उसे क्रेडिट करेंगे। आय या लाभ या आगम के लिए आय आगम में कमी होने पर उसे डेबिट किया जाएगा और आय या लाभ में वृद्धि होने पर उसे क्रेडिट किया जाएगा।